हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को या इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो देखिए, एक बहुत ही बड़ा अलर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और अगर आप इस अलर्ट को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर आप पछताएंगे बाद में। देखिए, हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फ्राइडे के दिन किस तरीके की सिचुएशन रही एक बार जल्दी से देखते हैं। देखिए, फ्राइडे को 84.40 के ओपन प्राइस के बाद 84.60 का मात्र 20 पैसे की जंप लेता है और 81.80 का नीचे से लो बना डालता है। 83.85 के ऊपर क्लोज होता है, लगभग 0.36% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। 93.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 9,33,11,026 शेयर्स ट्रेड हुए और डिलीवरी जिसमें से 28.11%। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 45,30,988 शेयर्स ट्रेड हुए जिसमें से डिलीवरी है 27%। मार्केट कैप देखें तो इस बैंक की है 43,361.87 करोड़ रुपए। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न ना बात करें कैसे हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किसके पास कितनी होल्डिंग है, प्रमोटर के पास कितनी है, म्यूचुअल फंड्स कितने हैं, सारी बातें मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा मार्च क्वार्टर के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 64%, जिसमें से 49.08% शेयर जो है लॉक हैं। FIIs यहाँ पे 6.9% के साथ बने हैं। वहीं हम बात करें DIIs की तो 15.9% की हिस्सेदारी है और पब्लिक शेयर होल्डिंग 13.2% है। देखिए, आपको ये बात चौंकाने वाली ज़रूर है। देखिए, FIIs पहले वाले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 4.3% के साथ है, जबकि मार्च क्वार्टर आते आते 6.9% हो जाते हैं। DIIs 11.3% के साथ बने थे, लेकिन मार्च क्वार्टर में 15.9% की हो जाती है जम। तो देख सकते हैं DIIs और FIIs दोनों जम करके, दबा करके माल उठा रहे हैं इसके अंदर, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की क्या स्टेटस है उसको भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड्स का ग्राफ लोड हो रहा है। ओके, ये लोड हो गया, आप देख सकते हैं। देखिए, मार्च महीने की बात तो करूँगा ही करूँगा, अप्रैल का भी हम देखेंगे। देखिए, अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो 95 म्यूचुअल फंड्स होल्डर्स हैं और 37 लोगों ने बाई किया है और मात्र 13 लोगों ने यहाँ पे बिकवाली करी है। इसके अलावा मार्च महीने में देखेंगे तो 100 टोटल बायर्स हैं, सॉरी होल्डर्स हैं, और 59 बायर्स हैं और 25 सेलर्स हैं। तो देख सकते हैं अब मई के महीने का डेटा नेक्स्ट मंथ की स्टार्ट होते होते अपलोड होगा तो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल, एक बहुत ही अच्छी खबर है और यहाँ पे आप, अच्छी खबर तो है लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको देखते हैं। देखिए, डिलीवरी परसेंटेज मैं आपको कंबाइन बताना चाहूँगा NSE और BSE दोनों का मिला करके। देखिए, 28 मई को NSE और BSE दोनों पे मिला करके 97.8 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, जिसमें से 15.5 मिलियन शेयर्स डिलीवरी के लिए उठा ले गए, यानी 15.9%। लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का यकीन था कि जो इसका रिज़ल्ट आएगा कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए, इसीलिए यहाँ पे डिलीवरी में हमें 0.4% की ड्रॉप देखने को मिल रही है। तो गाइस, सबसे बड़ा अलर्ट यही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने Q4 में 1046.5 करोड़ का नेट लॉस बुक किया है। तो इसको सुन करके आप घबराइए नहीं, इसको सुन करके आपको चौकन्ना रहना है, इसको सुन करके आपको तैयार रहना है और जल्दीबाजी में कुछ भी गलत नहीं करना है। मैं आपको अवेयर रहने के लिए, अलर्ट रखने के लिए बात बता रहा हूँ। BOB ने इस बार 2000 समथिंग करोड़ का प्रॉफिट बुक कर सकता था, समझ रहे हैं बात को, लेकिन नहीं कर पाया। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है गाइस कि इस बैंक ने अपने प्रॉफिट में से काट करके प्रोविजनिंग करने में अपना पैसा लगा दिया और इसके अलावा एक न्यू टैक्स रिजाइम में इन्होंने एंट्री ली है, जिसके चलते ये इतना बड़ा लॉस इनको देखने को मिला है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये जो बैंक है ये डिफर्ड टैक्स एसेट को रिवर्सल करने में इनका ये लॉस देखने को मिला है, राइट। और इन्होंने न्यू टैक्स रिजाइम की, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर की तरफ मूव किया है। इसके अलावा एक और भी इसके लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस लॉस के लिए कि इन्होंने अपने प्रॉफिट में से काट करके प्रोविजनिंग करी थी। देखिए, कोई बैंक प्रोविजनिंग क्यों करता है, आपको बताया है मैंने कई बार। प्रोविजनिंग इसलिए करता है, प्रोविजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए व्यवस्था करके रखना।
अगर बैंक अपने बुरे दिन के लिए प्रोविज़न नहीं करेगा तो फिर उस सिचुएशन को कैसे टैकल करेगा, बताइए ना। तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। और सेकेंड वेव के वजह से, बहुत सारे कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे स्टेट्स में, सिटीज़ में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके चलते लोगों की बिजनेस एक्टिविटीज़ बंद हो गई और जिसकी वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे। अब लोग काम नहीं करेंगे तो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कैसे पे करेंगे, बताइए, नहीं पे कर पाएंगे ना। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने एक लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्लानिंग या लोन रिस्ट्रक्चर करने का एक मेथड तैयार किया, जिसके ज़रिए बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जो लोग उसको कॉम्प्लाई कर रहे हैं, राइट, या जिन लोगों को वो रूल सेटिस्फाई कर रहा है, वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से अपने ईएमआईज़ को थोड़ा सा ईजी कर पा रहे हैं। देखिए, लोन रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बैंक आपका लोन माफ़ कर देगा, ऐसा नहीं होता। जो टाइम पीरियड होता है, हो सकता है वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए, आपका लोन अमाउंट कम हो जाएगा, या टाइम पीरियड घटा भी सकता है, आपका लोन अमाउंट बढ़ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी किस तरीके की सिचुएशन है फाइनेंशियली, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो लॉस हुआ है, इस लॉस को लेकर के आपको अलर्ट करना चाहूँगा और आपको डरने के लिए नहीं कहूँगा। यहाँ से इस लॉस का मतलब ही, देखिए, गैप डाउन ओपन हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गिरावट होगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी, देख लेना, इतनी भी ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। इसके अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आपको जो है देखने को मिलेगा, और करेक्शन को हम गिरावट नहीं मानते हैं। 4%, 5%, 6% का करेक्शन नॉर्मल है, उतना आपको बेयर करने की आदत होनी चाहिए। ओके, सो डोंट बी पैनिक, जस्ट बी अलर्ट एंड डोंट बी इन हरी। देखिए, अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। बीओबी ने मार्च क्वार्टर के अंदर 1046 करोड़ का नेट लॉस बुक किया है, जबकि इस बैंक ने पिछली साल के सेम क्वार्टर में 506 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था, राइट। और प्रीवियस क्वार्टर की बात करें, यानी प्रीवियस क्वार्टर मतलब दिसंबर क्वार्टर, तो दिसंबर क्वार्टर में इस बैंक ने 1061 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। देख सकते हैं, प्रॉफिट सब कुछ ठीक चल रहा था, दिक्कत अचानक ये आ गई कि न्यू टैक्स रिजाइम में शिफ्ट करना पड़ा और कुछ इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ी बैड कंटिजेंसीज़ के लिए। प्रोविज़न एंड कॉन्टिजेंसीज़ के लिए इन्होंने लगभग 3586 करोड़ रुपए जो है कंट्रीब्यूट किया। तो आप देख सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा कारण है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 3435 करोड़ का इन्होंने नेट प्रोविजनिंग करी हुई थी, जबकि 6645 करोड़ का इन्होंने प्रोविजनिंग करी हुई थी पिछले साल के सेम क्वार्टर में। एनआईएम की बात करें, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम की, जो कि बैंक की कमाई होती है, आपको अच्छे से पता है। तो इंटरेस्ट अर्नड माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, राइट, ये डिफरेंस जो होता है बैंक की कमाई होती है, जिसके अंदर इस बार 4% का राइज देखने को मिला है, 7107 करोड़ रुपए। जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो उसमें 6798.4 करोड़ का इनको नेट इंटरेस्ट इनकम गेन हुआ था। तो देख सकते हैं, सिचुएशन तो अच्छी है, इस बार कोई बुरा नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस दो कारण है जिनकी वजह से इनको लॉस हुआ है, जिसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आपको होता हुआ नहीं दिखाई देगा। थोड़ा बहुत करेक्शन होगा और बाउंस बैक करेगा। लोग इस फिराक में बैठे हैं कि गिरेगा, शॉर्ट सेलिंग करके माल उठाएंगे, लेकिन उनका माल छीन लेगा बीओबी। इसके अंदर इतनी गिरावट नहीं होगी जितना लोग सोच रहे हैं। देखिए, लास्ट में थोड़ा सा इसके एसेट क्वालिटी की बात कर लेते हैं। एसेट क्वालिटी की जब भी बात करते हैं तो एनपीए और जीएनपीए दिमाग में आता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि इस क्वार्टर के लिए 8.87% निकला है, जबकि जीएनपीए इस क्वार्टर के लिए निकल के आता है। जीएनपीए मतलब होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जीएनपीए अभी रुक जाइए, अभी एनएनपीए की बात कर रहे हैं, तो 8.87% इनका इस क्वार्टर के लिए आता है, जबकि पिछले क्वार्टर में 8.48% का हुआ था, राइट। नेट एनपीए की बात करें, यानी एनएनपीए की बात करें, अभी तक जो मैंने बताया वो एनपीए था, एनपीए, और अब नेट एनपीए की बात करें तो उसमें परसेंटेज है 3.09%, जो कि 2.39% से राइज होकर के हो गया है क्वार्टर 3 के कंपेयर में।
इसके अलावा गाइस मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, एक चीज़ और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है गाइस, वो ये है कि बैंक जो है 5000 करोड़ रुपए के कैपिटल को रेस करने वाला है मार्केट से। याद रखना है, ये आपके लिए थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि बैंक क्या इशू प्राइस रखेगा दैट विल डिफाइन इट्स मोमेंटम, राइट। ओके, तो 5000 करोड़ रुपए जो है ये रेस करेंगे, जिसमें 2000 करोड़ रुपए जो है कॉमन इक्विटी कैपिटल जो कि क्यूआईपी के माध्यम, जो कि क्यूआईपी को इंक्लूड करके है, ठीक है, ये रेस करेंगे। और 3000 करोड़ रुपए जो है एडिशनल टीयर 1 कैपिटल स्लैश टीयर 2 कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके गाइस, सो कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। बैंक ने ये एक्सेप्ट किया है और ऐसा बताया है कि आने वाला जो नेक्स्ट क्वार्टर है, इस क्वार्टर में भी कुछ सिचुएशन जो है पुरानी सिचुएशन की तरह होती हुई दिखाई देंगी। कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को अभी इतना जल्दी नहीं मिलने वाला है, राइट। चड्ढा साहब की तरफ से ये बातें बताई गई। Okay guys, so I would like to terminate my talks right here in this video. This is all and I hope you like this content. अगर आपको ये content अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। See you guys next time. Take care.